औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा मज़दी अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में खुश आमदीद कहती हूँ। गाइस, आज की ये एपिसोड मेरी पिछली वीडियो का तसलसल है। मेरी पिछली वीडियो जो एंसेस्ट्रल कर्स पर थी, आज की मेरी वीडियो उसी वीडियो का एपिसोड 4 है। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से एंसेस्ट्रल कर्ज या जनरेशनल कर्ज या जिसे हम फैमिली कर्ज भी कह सकते हैं, ये हमारी इंटायर फैमिली को अफेक्ट करता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इस जनरेशनल कर्ज को अगर टाइम पर रिमूव ना किया जाए, अगर इसे टाइम पर ब्रेक ना किया जाए तो इसके कितने संगीन और खौफनाक नताइज आपकी इंटायर फैमिली को भुगतना पड़ सकते हैं। ये जनरेशनल कर्ज इतना ख़तरनाक होता है ये कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ आपकी फैमिली ट्री आपकी प्रेजेंट फैमिली ट्री में मौजूद अफराद ही नहीं भुगतते इसे, बल्कि इसके असरात जनरेशन टू जनरेशन मुंतकिल होते रहते हैं। उस वक्त तक मुंतकिल होते रहते हैं कि जब तक अल्लाह ताला किसी अवेकन्ड सोल को या किसी डिवाइन सोल को या किसी अवेकन्ड ट्विन फ्लेम सोल को आपकी फैमिली में पैदा ना कर दे, जो इस कर्ज को आपकी फैमिली ट्री से रिमूव करे और आपके फैमिली ट्री में आपकी प्रेजेंट जनरेशन को, आपकी फैमिली की पास्ट जनरेशन को और आपकी फैमिली में इन फ्यूचर आने वाली फ्यूचर जनरेशन को डीएनए क्लिनजिंग के ज़रिए से निजात दिलवाए और इस कर्ज को हमेशा के लिए हील कर दे। तो गाइस, कबल इसके कि मैं आपको बताऊं कि एंसेस्ट्रल कर्ज या हमारे बैड पास्ड ऑन एंसेस्ट्रल अटैक्स किस तरीके से हमारी फैमिली को अफेक्ट कर रहे हैं, इससे पहले मैं बात करूंगी कि एंसेस्ट्रल कर्ज हो या हमारे बुरे एंसेस्टर्स हम पर अटैक कर रहे हों स्पिरिचुअल रैम से, ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने की कई रीज़न हो सकती हैं। तो गाइस, इसकी एक रीज़न तो ये है कि अगर आपने या आपके फैमिली के दूसरे मेंबर्स ने अपने पास्ड ऑन या डेड रिलेटिव्स को किसी भी तरीके से हर्ट किया हो और वो पेन उनके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ गया हो और उन्होंने उस पेन को हील ना किया हो, यानी आपको दिल से कभी माफ़ ना किया हो उन्होंने, और जब तक वो इस पेन को अपने अनकॉन्शियस माइंड में लेकर बैठे रहेंगे, यानी आपके दिए हुए पेन को याद करते रहेंगे, तो वो पेन उनके अनकॉन्शियस माइंड को वुंडेड कर देगा। अब चाहे वो दुनिया में इस पेन के साथ जी रहे हों या इस पेन के साथ ही उनकी डेथ हो चुकी हो, तो दोनों सूरतों में उनका इस पेन में रहना आपके लिए कर्ज बन जाएगा। अब चाहे वो आपके एंसेस्टर्स ज़बान से आपको बद्दुआ दें या ना दें, क्योंकि कहते हैं कि कर्मा कभी किसी का एड्रेस नहीं भूलता। जल्द या बदेर कर्मा हमें हिट बैक करता है, हमें अपना कर्मा पे बैक करना पड़ता है। अब वो कर्मा बैड हो या गुड, गाइस, कर्मा कहते हैं हमारे अमाल को। अब अगर आपने कोई अच्छा अमल किया, कोई नेकी की है, तो उसको आपको खुदा की तरफ से उसका आपको अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आपके अमाल बुरे हैं, आपने किसी का कुछ बिगाड़ा है, चाहे वो आपने उसका ज़बान से कुछ बिगाड़ा हो किसी का आपने हाथ से कुछ बिगाड़ा हो या आपने अपने बिहेवियर से उसका कुछ बिगाड़ा हो, तो खुदा की जानिब से उसकी आपको सज़ा मिलेगी। बुरे अमाल की बुरी सज़ा ही हमारा बैड कर्मा है जो हमें हिट बैक करता है। अब जब हम अपने पास्ट ऑन रिलेटिव्स के साथ कुछ बुरा करते हैं तो उसकी सज़ा एक बद्दुआ की तरह हमारा और हमारी नस्लों का पीछा नहीं छोड़ती, और हमारे बुरे अमाल की सज़ा सिर्फ हम ही नहीं भुगतते बल्कि हमारी नस्लें भी भुगतती हैं, क्योंकि हमारी नस्लों का कनेक्शन हमारी ब्लड लाइन के साथ होता है। हमारी नस्लों का कनेक्शन हमारे डीएनए के साथ जुड़ा हुआ होता है। गाइस, एंसेस्ट्रल कर्ज
जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होने का एक रीज़न ये भी है कि अगर आपने या आपकी फ़ैमिली के प्रेजेंट फैमिली मेम्बर्स ने तो अपने किसी पास्ड ऑन रिलेटिव को हर्ट नहीं किया, बल्कि ये आपकी फ़ैमिली के पास्ड ऑन रिलेटिव्स यानी अप टू 11 जनरेशन में से किसी ने आपकी अप टू 11 जनरेशन जो आपके फैमिली में जो जनरेशन्स गुजरी हैं 11 जनरेशन, उनमें से किसी ने आपके पास्ड ऑन रिलेटिव को उनकी ज़िंदगी में हर्ट किया हो, उनके साथ कुछ बुरा कर दिया हो, या उन्होंने उनको कर्ज कर दिया हो, तो वो कर्ज आपके उस एंसेस्टर को तो लगेगा जिसने उनके साथ कुछ बुरा किया था, साथ ही साथ वो कर्ज उसकी नस्लों में भी मुंतकिल हो जाएगा। अब उस कर्ज की सज़ा वो ख़ुद भी काटेगा शख्स जिसने उनको हर्ट किया था, और उसके बाद आने वाली नस्लें भी उसकी सज़ा काटेंगी। अब गाइस, एंसेस्ट्रल कर्ज नस्लों में ट्रांसफ़र होने का एक रीज़न ये भी होता है कि आपने या आपके प्रेजेंट फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने या आपके पास्ड ऑन रिलेटिव ने अपनी फैमिली को नहीं बल्कि किसी दूसरी फैमिली के अफराद को हर्ट किया हो, यानी अपनी फैमिली से बाहर के लोगों को हर्ट किया हो, तो उसकी आँख से गिरने वाला आंसू खुद उसके लिए जिसने उन्हें हर्ट किया और उसकी जनरेशन के लिए पनिशमेंट बन जाएगा। और गाइस, जनरेशनल कर्ज की नस्लों में मुंतकिल होने की एक सूरत ये भी होती है कि आपके पास्ड ऑन रिलेटिव्स के साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया हो, या उनके साथ कुछ बुरा हादसा पेश आया हो, या वो खुद ही किसी बुरी आदत में या बुरी लत में यानी किसी एडिक्शन में, किसी ऑब्सेशन में मुब्तला हो गए हों, तो वो चीज़ें भी एक कर्ज़ की तरह आपकी नस्लों में मुंतकिल हो जाएंगी। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपके पास्ड ऑन फैमिली मेम्बर्स का किसी ने मर्डर कर दिया हो, तो उस वक्त जिस तकलीफ़ से वो गुज़रा, वो पेन उसकी नस्लों में भी मुंतकिल हो जाएगा। अब वो भी इस तरह का कोई मंज़र देखते होंगे तो उससे अपने अंदर एक ख़ौफ महसूस करते होंगे। या आपके एंसेस्टर्स में से किसी का पानी में डूबकर या आग में जलकर डेथ हुई हो, या जंग वगैरह में या अर्थक्वेक में या फ्लड में सैकड़ों लोगों को उन्होंने अपनी आँखों से मरता हुआ देखा हो, उन्होंने विटनेस किया हो ऐसी चीज़ों को, तो उनके ब्लड लाइन में पैदा होने वाले लोग भी आग से या पानी के करीब जाते हुए ख़ौफ महसूस करेंगे, या फिर अर्थक्वेक और फ्लड और जंग जैसी सूरत हाल को देखकर उनके अंदर भी खौफ सरफेस होने लगेगा। उनके लिए मतलब ये खौफ जो है वो उनके लिए कर्ज़ की सूरत इख्तियार कर लेगा। गाइस, जनरेशनल कर्ज़ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने की एक रीज़न ये भी होता है कि फ़ैमिली के किसी एक फ़र्द ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया और उस वजह से उसे ये कर्ज़ मिला, यानी अब अल्लाह ताला की तरफ से उस गुनाह की सज़ा उसको तो मिलेगी, साथ ही साथ उसकी सज़ा हर उस शख्स के ऊपर डिवाइड हो जाएगी जो उसके साथ उसकी ब्लड लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूं तो सपोज़ करें कि फ़ैमिली का कोई एक फ़र्द रिश्वत लेता हो, या सूद खाता हो, या चोरी करता हो, डाका डालता हो, या किडनैपर हो, या किराए का कातिल हो, या मोबाइल स्नैचिंग में इन्वॉल्व हो, या फिर ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो, भत्ताखोरी में इन्वॉल्व हो, या फिर प्रॉस्टिट्यूट के पास जाता हो, या किसी का रेप कर दिया हो उसने। मगर ये तमाम बातें जो है ये इनके फैमिली मेम्बर्स को मालूम ना हो, तो ऐसा शख्स ख़ुद तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ वो दूसरों को भी ले डूबेगा। इसके साथ साथ उसके फैमिली मेम्बर्स को भी सज़ा मिलने का मेजर रीज़न ये है कि उन्होंने उस पर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा और उसे इतनी ढील क्यों दी कि वो इन गुनाहों का मुर्तकिब हुआ, या उसकी तरबियत इन खतूत पर क्यों नहीं की गई कि वो सोसाइटी के लिए सूदमंद शहरी साबित हो पाता।
गाइस, जनरेशनल कर्ज नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने का एक रीज़न ये भी होता है कि अगर आपकी फ़ैमिली के अफराद की शादी हो गई है तो उस शादी की वजह से आप आप पर, यानी अब आप दोनों, आप पर जो है, अगर आपकी शादी हो गई है तो अब आप पर दोनों साइड का कर्ज आ जाएगा। मीन्स के एक तो आपके एंसेस्टर की तरफ से मिलने वाला कर्ज आपके ऊपर ऑलरेडी था, और दूसरा आपके स्पाउस पर भी उसके एंसेस्टर की तरफ से मिलने वाला कर्ज उसके ऊपर था। तो यूँ आप दोनों पार्टनर्स के एक साथ कनेक्शन में आने की वजह से आप दोनों के एंसेस्ट्रल कर्ज एक दूसरे के ऊपर आ गए, यानी अब आप दोनों पर डबल कर्ज हो गया। और जब आप दोनों का कनेक्शन में आने की वजह से, आप दोनों के कनेक्शन में आने की वजह से जब आपकी औलाद पैदा हुई तो आपकी औलाद पर भी अब दोनों स्पाउस के फैमिली लीनेज में मौजूद कर्ज आपकी औलाद पर भी आ जाएगा, आपके बच्चों पर भी आ जाएगा। यूँ एंसेस्ट्रल कर्ज को अगर ब्रेक ना किया जाए तो ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है इसी तरीके से। गाइस, जनरेशनल कर्ज या एंसेस्ट्रल कर्ज आपकी नस्लों पर ट्रांसफ़र होने का एक रीज़न ये भी होता है कि अगर आपकी फ़ैमिली में अल्लाह ताला ने किसी डिवाइन सोल को, किसी अवेकन सोल को, किसी अवेकन ट्विन फ्लेम सोल को पैदा किया है, आपके फैमिली के एंसेस्ट्रल कर्ज को रिमूव करने के लिए, जिसे आप अपनी फैमिली का निजात दहिंदा भी कह सकते हैं। अगर उसके एंजल्स और उसके स्पिरिट गाइड उसकी अवेकनिंग करवा रहे हैं और वो अपनी अवेकनिंग को रिसीव नहीं कर रहा है, या अगर उसकी अवेकनिंग हो चुकी है मगर वो अपनी फैमिली के उस कर्ज को ब्रेक करने के लिए प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या उस अपनी फैमिली के कर्ज को ब्रेक करने के लिए वो उतना टाइम नहीं दे रहा है जितना टाइम उसको देना है, तो ऐसी सूरत में भी एक तरफ तो उस डिवाइन सोल को उस कर्ज को ब्रेक करने के लिए शैतान उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे, ताकि वो अपने उस मकसद में सक्सेसफुल ना हो सके। तो ऑन दी अदर साइड फैमिली का जो कर्ज है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। एंड ऑन दी अदर साइड खुदा की तरफ से भी पनिशमेंट आएगी उस पर, और जिसका अफेक्ट उसकी इंटायर फैमिली मेंबर्स पर आ सकता है, आ नहीं सकता बल्कि आता है। गाइस, एंसेस्ट्रल कर्ज नस्लों पर ट्रांसफ़र होने का एक रीज़न ये भी होता है कि कुछ सोल्स ऐसी भी होती हैं कि जिनकी मौत का जो मुकर्ररा वक्त है वो वक्त आने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। अब ऐसे लोगों की मौत नज़र बद लगने की वजह से होती है। तो ऐसी सोल्स जिनका तयशुदा मौत का वक्त आने से पहले ही उन्हें नज़र बद लग जाने की वजह से मौत आ जाती है, वो ना तो इस फिज़िकल वर्ल्ड में ही रह पाती हैं ऐसी सोल्स, और ना ही वो स्पिरिट वर्ल्ड में जा पाती हैं, बल्कि उनकी सोल इन दो दुनियाओं के बीच में फंस के रह जाती है। और स्पिरिट वर्ल्ड के दरवाज़े उन पर इसलिए नहीं खोले जाते कि उनके वहाँ जाने का भी वक्त नहीं आया था, और इस फिज़िकल वर्ल्ड में वो इसलिए नहीं रह पाती उनकी सोल क्योंकि इस फिज़िकल वर्ल्ड से उनका जो फिज़िकल कनेक्शन था वो ख़त्म हो चुका था। तो अब ऐसे में अगर उनके पीछे रह जाने वाले फैमिली मेम्बर्स उन्हें इस टेरिबल सिचुएशन से बाहर निकालने में उनकी हेल्प नहीं करते, तो वो सोल्स अपने ज़िंदा फैमिली मेम्बर्स को तंग करना शुरू कर देती हैं। तो फैमिली कर्ज की एक कंडीशन ये भी होती है। गाइस, हम पर हमारे बुरे एंसेस्टर्स भी स्पिरिट वर्ल्ड से हम पर अटैक करते हैं। हम सभी के ऑलमोस्ट 95 से 96% एंसेस्टर्स मरने के बाद लोअर डायमेंशन में जाते हैं, यानी आलम बरज़ख में जहन्नुम की सज़ा काट रहे होते हैं।
वो इसलिए कि हमारे ज़्यादातर एंसेस्टर अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस नहीं किया होता। मरने के वक्त उनका स्पिरिचुअल लेवल 10 to 20% होता है। तो और बेशुमार रूहानी बीमारियों का वो शिकार होते हैं, और इतने कम स्पिरिचुअल लेवल के साथ जब वो मरते हैं तो वो जन्नत में तो बिल्कुल नहीं जाते। हर वो शख्स गाइज़ जो नज़ा की हालत में, यानी जब उसकी रूह कब्ज़ की जा रही होती है, तो उस वक्त जिन लोगों की रूह उनके मुंह से, उनके कान से, उनके नाक से, उनकी आँखों से या उनके जिनाइटल के ज़रिए से उनकी रूह कब्ज़ की जाती है, तो वो मरने के बाद ऐसे लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाते, बल्कि आलम बरज़ख में सज़ा काटते हैं ऐसे लोग। तो क्योंकि वो इसलिए आलम बरज़ख में सज़ा काटते हैं क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी जो उनके जो लोअर चक्रास हैं, यानी उनकी जो बॉडी के लोअर चक्रास हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं, और उन्होंने अपने लोअर चक्रास को ओपन करने के लिए कभी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की होती। और वो लोअर चक्रास, जो हमारी बॉडी के जो लोअर चक्रास होते हैं गाइस, वो शैतान की दुनिया से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसी सूरत में वो कैसे जन्नत में जा सकते हैं, क्योंकि उनके लोअर चक्रास हील नहीं किए थे उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर, वो ब्लॉक्ड ही रहे, और वो ऐसे ही उनकी मौत आ जाती है। तो फिर वो ऐसे लोग जो है वो बाद मरने की जन्नत में नहीं जाते, वो लोअर डायमेंशन में ही जाते हैं। फिर आलम बरज़ख से हमारे बुरे एंसेस्टर्स अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं और ज़मीन पर रहने वाले अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों की खुशियों पर अटैक करते हैं, और अपने बच्चों की और अपने रिश्तेदारों की खुशियों को चुरा लेते हैं। और ये सब वो उस वक्त तक करते रहेंगे कि जब तक आप उन्हें आलम बरज़ख से निकलने में उनकी हेल्प नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो आपकी खुशियाँ और आपकी डेस्टिनी चुराते रहेंगे इसी तरीके से। गाइस, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मरने के बाद इंसान का इस फिज़िकल वर्ल्ड से ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। मरने के बाद इस फिज़िकल वर्ल्ड से इंसान का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, ना तो वो अपने अमाल में एक नेकी बढ़ा सकता है और ना वो अपने अमाल नामे में एक गुनाह अपने अमाल नामे से एक गुनाह मिटा सकता है। तो गाइज़, मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये जो बात कही जा रही है ना कि मरने के बाद इंसान ना तो अपने नाम अमाल में एक नेकी बढ़ा सकता है, ना ही अपने नाम अमाल से एक गुनाह मिटा सकता है, तो ये जो बात कही जा रही है, मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये क़यामत कायम होने के बाद के लिए कही जा रही है, कि जब क़यामत कायम होगी और सबको उनके अमाल के हिसाब से जन्नत और दोज़ख में भेज दिया जाएगा, तो फिर इंसान मजबूर होगा कि वो अपने नाम अमाल में अब ना एक नेकी बढ़ा सकता है और ना ही एक गुनाह को वो अपने नाम अमाल से मिटा सकता है। मगर जब तक क़यामत कायम नहीं हो जाती, उस वक्त तक ज़िंदा इंसान भी अपने अमाल में आज़ाद हैं, और मरने वाले इंसान भी, यानी मरने वालों की सोल भी कुछ हद तक आज़ाद हैं अपने अमाल में। शायद मैं आपको ये बात मौला कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इस बयान से समझा पाऊँ कि मौला कायनात मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आलम बरज़ख के तीसरे हिस्से में उन लोगों की रूहें रहती हैं जिनके अमाल का तराजू बराबर होता है, यानी 50% नेकियां हैं तो 50% गुनाह हैं। तो ऐसे लोगों पर ना तो जन्नत की खिड़की खुलती है और ना ही दोज़ख की खिड़की खुल पाती है ऐसे लोगों के ऊपर। तो अल्लाह की तरफ से उन्हें ये मोहलत ज़रूर दी जाती है कि वो हर जुमेरात को ज़िंदा इंसानों की दुनिया में जाएं और अपने पीछे रहने वाले अपने बच्चों और अपने रिश्तेदारों से कहें कि वो उनके लिए नेक अमाल अंजाम दें और उन नेक अमाल का सवाब उनकी रूहों को बख्श दें, और ताकि उनके नेक अमाल का पलड़ा भारी हो सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुर्दा लोग कैसे अपने ज़िंदा रिश्तेदारों तक अपनी ये बात पहुंचाते हैं, अपना ये मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारे लिए नेक अमाल करो ताकि हमारे नेक अमाल का पलड़ा भारी हो सके।
तो वो कैसे ये मैसेज अपने ज़िंदा रिश्तेदारों तक पहुंचाते हैं। गाइस इसके कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ये 4D में यानी ख्वाबों में, 4D कहते हैं ख्वाबों की दुनिया को, ये जो मुर्दा सोल होती हैं ये 4D में यानी ख्वाबों में आकर आपको आगाह करते हैं इन बातों से। दूसरा तरीका गाइस ये होता है कि हम ज़िंदा इंसान हों या मुर्दा इंसान हों, हम सब जब सोते हैं तो सोने के दौरान हम जो ख्वाब देख रहे होते हैं तो वो उस वक्त हमारी सोल ख्वाब में 5D यानी आलम अरवा में मौजूद होती है, और सोते वक्त आलम अरवा में हम ज़िंदा इंसानों की सोल भी पहुंच जाती हैं और मुर्दा इंसानों की सोल भी वहां पहुंच जाती हैं आलम अरवा में यानी 5D में। तो 5D में हम ज़िंदा और मुर्दा इंसानों की सोल आपस में मुलाकात करती हैं ख्वाब में जो हम देख रहे हैं, ख्वाब हमारे 4D हैं और 5D जो है वो आलम अरवा है। तो आलम अरवा में हम 4D में देख रहे होते हैं कि आलम अरवा में हम ज़िंदा इंसानों की सोल भी पहुंची हुई होती हैं और वहाँ पर हम मुर्दा इंसानों की सोल भी पहुंची हुई होती हैं, जो हमारे रिश्तेदार जिनकी डेथ हो चुकी होती है। वो सोल, दोनों सोल, हमारी सोल भी ज़िंदा इंसानों की और मुर्दा इंसानों की सोल भी आपस में 5D में मुलाकात करती हैं और एक दूसरे को मैसेजेस कन्वे करती हैं। गाइस तीसरा तरीका इसका ये है कि हम इंसानों की जो असल हकीकत है वो हमारी बॉडी नहीं है, हमारी असल हकीकत हमारी बॉडी नहीं है, बल्कि हमारी असल हकीकत हमारी सोल है। और सोल दरअसल एनर्जी है, लाइट है, रोशनी है, नूर है। तो लाइट को कहीं जाने से हम रोक नहीं सकते, इसलिए मुर्दा लोगों की सोल हमारे माइंड में घुसकर हमें अच्छी या बुरी थॉट्स देती हैं। तो वो हमारे माइंड में घुसकर हमें हमें अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाती हैं। चौथा तरीका ये है कि मुर्दा लोगों की रूहें हर जुमेरात को जब हमारे घर आती हैं तो वो कुछ फ़िज़िकल तरीक़ों से हमें अपने होने का एहसास कराती हैं। इट्स लाइक के कभी किसी परिंदे की शक्ल में आकर घर की दीवार की मुंडेर पर बैठ जाते हैं वो लोग, उनकी सोल, या फिर कभी काफूर की खुशबू घर से आने लगती है, स्पेशली उनके रूम से, उनकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों से काफूर की बू आने लगती है। तो ये वो तरीके जिनसे हमें महसूस होता है कि उनकी सोल हमारे इर्द गिर्द है और हमसे कुछ कहना चाहती है। तो गाइज़ ये वो तरीके हैं जिनसे मरने वालों की रूहें हमें रियलाइज़ कराती हैं कि हमारे लिए नेक अमाल करो ताकि हमें आलम बरज़ख की सख्तियों से निजात मिले। सो गाइज़ जिन तरीक़ों से मरने वालों की ये रूहें ज़िंदा लोगों से डिमांड करती हैं कि हमारी बख्शिश के लिए, हमारी निजात के लिए नेक अमाल करो, इसी तरह हमारे आबा अजदाद की बुरी रूहें भी हमारी बर्बादी के लिए पसे पर्दा काम कर रही होती हैं। जो रूहें दुनिया में हमसे हसद, बुग़्ज़, कीना, नफ़रत और दुश्मनी रखती थीं, वही रूहें मरने के बाद भी हमसे ऐसी ही नफ़रत करती हैं और हमारा बुरा चाहती हैं। सो गाइज़ अब मैं बात करूँगी कि अगर आपकी फ़ैमिली पर एंसेस्ट्रल कर्ज़ है या अगर आपकी फ़ैमिली पर आपके बेड पास्ड ऑन एंसेस्टर्स के अटैक हो रहे हैं, आपके बुरे एंसेस्टर्स अटैक कर रहे हैं आपकी फ़ैमिली के ऊपर, तो उसकी आपकी इंटायर फैमिली को उसके कितने खौफनाक और भयानक नताइज फ़ेस करने पड़ सकते हैं, अब मैं इन चीज़ों पर बात करूँगी। तो गाइस पहली चीज़ है कि कर्ज ऑफ चीटिंग विद योर ट्विन फ्लेम। कर्ज ऑफ चीटिंग विद योर ट्विन फ्लेम यानी अपने ट्विन फ्लेम को धोखा देना। गाइस हमारे इस अर्थ प्लैनेट की इस वक्त प्रेजेंट टोटल पॉपुलेशन 7.9 अरब है, यानी गूगल रिसर्च के मुताबिक इस वक्त दुनिया की 8 अरब आबादी है, जिसमें से 0.5% लोगों को छोड़कर रेस्ट ऑफ 99.5% लोग अपनी लाइफ में कभी ट्रू लव को एक्सपीरियंस करते ही नहीं हैं।
गाइस अल्लाह ताला ने इस अर्थ पर जितने लोगों को भी पैदा किया है सबको जोड़ा जोड़ा पैदा किया है, यानी हर शख्स को उसके जोड़े के साथ पैदा किया है। यानी हर शख्स को ज़मीन पर अल्लाह ताला ने उसके ट्विन फ्लेम के साथ पैदा किया है, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर करता हुआ नज़र आता है। जैसा कि सूरह निसा की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इसका मैं तर्जुमा आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐ लोगों, अपने उस पालने वाले से डरो जिसने तुम सबको एक शख्स से पैदा किया और वो इस तरह के पहले उनकी बाकी मिट्टी से उनकी बीवी हवा को पैदा किया और उन्हीं दो मियाँ बीवी से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैला दिए। गाइस फिर अल्लाह ताला सूरह अराफ पारा नंबर 9 और आयत नंबर 189 में इरशाद फरमाता है कि वो खुदा ही तो है जिसने तुमको एक शख्स आदम से पैदा किया और उसकी बची हुई मिट्टी से उसका जोड़ा भी बना डाला ताकि उसके साथ रहे सहे। फिर सूरह लैल पारा नंबर 30 आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और जिसने नर और मादा को पैदा किया। फिर सूरह नबा पारा नंबर 30 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने तुम लोगों को जोड़ा जोड़ा पैदा किया। दैन सूरह क़यामा में पारा नंबर 29 आयत नंबर 32, 33, 34 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क्या वो इब्तिदान मनी का एक कतरा ना था जो रहम में डाली जाती है, फिर लोथड़ा हुआ, फिर खुदा ने उसे बनाया, फिर उसे दुरुस्त किया, फिर उसकी 2 किस्में बनाई, एक मर्द और एक औरत। गाइस ये आयतें कुरानी साबित करती हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस ज़मीन पर उसके ट्विन फ्लेम के साथ पैदा किया है, मगर जब अल्लाह ताला दोनों ट्विन सोल को ज़मीन पर इनकारनेट करता है तो 2 अलग अलग एक्सट्रीम सिचुएशन में पैदा कर देता है और हर शख्स की लाइफ में एक बार उसके ट्विन पार्टनर को ज़रूर भेजता है, मगर उस वक्त भेजता है अल्लाह ताला जब उसकी ज़िंदगी में चॉइसेस होती हैं उसके पास और वो शख्स और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर की तलाश में, यानी मटीरियलिस्टिक वाइज में बात कर रही हूँ, या तो ज़्यादा अच्छे की तलाश में, ज़्यादा बेहतर की तलाश में, या फिर किसी फेयर की वजह से, या फिर अपनी किसी ग्रीड की वजह से वो अपने ट्विन को छोड़कर किसी कार्मिक को चूज़ कर लेता है। अपने ट्विन पार्टनर को छोड़कर वो जिन एनर्जीज़ को अपने लिए चूज़ करते हैं ऐसे लोग, ये एनर्जी दरअसल नेगेटिव एनर्जी होती है जो उनके एंसेस्ट्रल पैटर्न में पहले से मौजूद होती है और इस फैमिली पर चूँकि पहले से ये कर्ज था कि इस फैमिली का कोई भी मेंबर अपने ट्रू लव को, अपने डिवाइन लव को, यानी अपने ट्विन को चूज़ नहीं करेगा, बल्कि वो अपने ट्विन को छोड़कर उन्हें चूज़ कर लेते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं, जो उन्हीं की फ्रीक्वेंसी के लेवल पर होते हैं, उन्हीं को ये लोग चूज़ कर लेते हैं और अपने ट्विन को छोड़ देते हैं। ऐसी फैमिलीज़ में नस्ल दर नस्ल ये रिवायत चली आ रही होती है कि उनके फैमिली लीनेज में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैटर्न चला आ रहा होता है कि यानी कार्मिक एनर्जीज़ को अपनी फैमिली में लाना। ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैटर्न उनकी फैमिली में चला आ रहा होता है कि वो कार्मिक एनर्जीज़ को अपनी फैमिली में ले आते हैं, अपने ट्विन को चीट करके, अपने ट्विन को छोड़कर। अगर वो मेल हो तो वो अपने ट्विन को छोड़कर ऐसी कार्मिक एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं जो एनर्जी उनकी मदर, उनकी सिस्टर या उनकी ख़ानदान की बाकी ख़वातीन की एनर्जीज़ होती हैं, यानी कार्मिक नेगेटिव एनर्जी।
या अगर वो फीमेल है तो वो शादी के लिए अपने ट्विन को छोड़कर ऐसे मर्दों का अपने लिए इंतखाब करेंगी कि जैसी एनर्जी में उनके ख़ानदान के मर्द थे। इट्स लाइक उनके ख़ानदान, उनके फादर, उनके ब्रदर या ख़ानदान के दूसरे मर्द हजरात जैसी एनर्जी में थे, वो फ़ीमेल भी शादी के लिए वैसी ही एनर्जी वाले मर्द का इंतखाब करेंगी, यानी टॉक्सिक कार्मिक एनर्जी। और जो लोग गाइस अपने ट्विन के ऊपर दूसरे लोगों का इंतखाब कर लेते हैं, वो हमेशा टॉक्सिक एनर्जी वाले अफराद ही का इंतखाब करेंगे, क्योंकि वो ख़ुद भी टॉक्सिक एनर्जी में होते हैं, इसलिए वो अपने लिए टॉक्सिक एनर्जी वाले शख्स का इंतखाब कर लेते हैं। वो ख़ुद टॉक्सिक थे, तभी तो उन्होंने अपने लिए उस साथी को छोड़कर, जिसे अल्लाह ताला ने उसकी रूह से बनाया था, उसे छोड़कर उसने उस साथी का इंतखाब वो शख्स उस साथी का इंतखाब कर लेता है अपने लिए जो उसका नहीं होता, जो किसी और का ट्विन था, वो उसका ट्विन नहीं था, और किसी और का ट्विन आपके लिए कार्मिक होगा। जिस कार्मिक शख्स को आप अपने ट्विन को छोड़कर चुन लेते हैं अपने लिए, वो किसी और का ट्विन होगा, लेकिन वो आपके लिए कार्मिक होगा। तो गाइस, होता ये है कि जिस फैमिली पर एंसेस्ट्रल कर्ज होता है, या जो फैमिली अपने बुरे एंसेस्टर्स के अटैक में आती हैं, तो उस फैमिली के लोग कभी भी अपनी लाइफ में ट्रू लव को, डिवाइन लव को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। अगर खुशकिस्मती से फैमिली के किसी मेंबर की लाइफ में ट्रू लव को अल्लाह ताला भेज भी देता है, तो वो उसे छोड़ देते हैं। और ऐसी फैमिलीज़ में ये पैटर्न चला आ रहा होता है कि वो एंसेस्ट्रल कर्ज या एंसेस्ट्रल अटैक की वजह से उस फैमिली के मेंबर हमेशा डिवाइन लव को छोड़कर, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को छोड़कर, या अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को छोड़कर किसी टॉक्सिक एनर्जी को चूज़ कर लेते हैं, किसी कार्मिक एनर्जी को चूज़ कर लेते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने सोल कनेक्शन को छोड़कर अपनी फैमिली की कुछ टॉक्सिक कंडीशनिंग को ज़िंदा रखने के लिए, या अपनी फैमिली के कुछ टॉक्सिक रिचुअल्स को बाकी रखने के लिए, या फिर अपनी फैमिली के कुछ टॉक्सिक और अब्यूज़िव ट्रेडिशंस को जारी और सारी रखने के लिए वो लोग अपने पेरेंट्स के कहने पर, या अपने फैमिली के अदर टॉक्सिक अब्यूसिव और मैनिपुलेटिव रिलेटिव्स के कहने पर, या अपने सिबलिंग्स के कहने पर, या फिर वो खुद ही अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अबेंडेंट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देते हैं गाइज़, यहाँ मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि अगर आप कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा देख रहे हैं, या अगर आपने खुदा और मोहब्बत और रक्स बिस्मिल ड्रामा देखा है, तो इन तीनों ड्रामों का स्क्रिप्ट ट्विन फ्लेम जर्नी पर है गाइज़। आपने नोटिस किया होगा कि इन तीनों ड्रामों में एक ट्विन पार्टनर के पेरेंट्स, सिबलिंग्स और अदर फैमिली रिलेटिव्स, उन दोनों ट्विन पार्टनर को रीयूनाइट होने में, उन्हें एक साथ आने से रोकने के लिए कैसे कैसे मैनिपुलेटिव गेम्स खेलते हैं, कैसे कैसे माइंड गेम खेलते हैं, और कैसे कैसे टॉक्सिक तौर तरीके उनके यूनियन के अगेंस्ट वो इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये एक ट्विन पार्टनर उनकी अपने रिलेटिव्स की, अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स की मैनिपुलेशन में आकर अपने ही ट्विन पार्टनर को छोड़कर किसी कार्मिक से शादी कर लेता है, जो उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देता है। अगर आपने ये दोनों ड्रामे देखे होंगे तो उसमें आपने ये चीज़ नोटिस की, ये तीनों ड्रामे अगर आपने देखे होंगे तो उसमें आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। और गाइस, जब कोई ट्विन अपने ट्विन को छोड़कर किसी कार्मिक से शादी कर लेता है, तो उसे कारमा हिट बैक करता है, उसे अल्लाह ताला की जानिब से सख्त सज़ा मिलती है।
जब कोई ट्विन जो है अपने ट्विन को छोड़कर किसी कार्मिक से शादी कर लेता है तो फिर कर्मा हिट बैक करता है उसे ख़तरनाक तरीके से और अल्लाह उसे सज़ा देता है। गाइज़, अगर आप अपने ट्विन से शादी करते हैं तो जान लें कि अल्लाह भी आपसे राज़ी, मोहम्मद और आले मोहम्मद भी आपसे राज़ी और जन्नत भी आपकी। अगर आप अपने ट्विन से शादी करते हैं तो अल्लाह भी आपका, मोहम्मद और आले मोहम्मद भी आपके, जन्नत भी आपकी। लेकिन इसके बरक्स अगर खुदा ने आपकी लाइफ में आपके ट्विन को भेजा मगर आपने उसको ना चूज़ करके किसी और को चुन लिया तो जान लें कि खुदा भी आपसे नाराज़, मोहम्मद और आले मोहम्मद भी आपसे नाराज़ और जन्नत भी आपके हाथों से गई और दुनिया में भी सिर्फ़ और सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई को फेस करना पड़ेगा आपको सारी उम्र। गाइज़, अब अगर एक ट्विन पार्टनर किसी भी रीज़न से अपने अदर हाफ को छोड़कर किसी कार्मिक को चुन लेता है तो फिर उसे अल्लाह ताला की जानिब से जो सज़ा मिलती है तो वो सज़ा उसे इसलिए मिलती है क्योंकि वो उस फैमिली का चोज़न वन था, वो उस फैमिली का निजात दहिंदा था। उसे उसकी फैमिली के अच्छे वाले एंसेस्टर्स ने और अल्लाह ताला ने उसे इसलिए चूज़ किया था उस फैमिली के लिए कि वो उस फैमिली पर जो ये कर्ज़ है कि उनकी फैमिली का कोई मेंबर कभी भी सच्चे प्यार को, कभी भी ट्रू लव को, कभी भी डिवाइन लव को एक्सपीरियंस नहीं कर सकेगा। इस फैमिली कर्ज़ को हील करने के लिए अल्लाह ताला ने उस शख्स को इस फैमिली में पैदा किया था। अब वो डिवाइन मस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है जिसे अल्लाह ताला ने और उसकी फैमिली के अच्छे वाले एंसेस्टर ने चूज़ किया था, उसके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो इस फैमिली में ट्रू लव को लेकर आए, डिवाइन लव को लेकर आए, ताकि उनका फैमिली ब्लड लाइन, उनका फैमिली लिनेज हील हो सके। इट्स बिकॉज ही वॉज चोज़न वन, शी वॉज चोज़न वन। मगर उस फैमिली का जो डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन थे वो डार्कनेस में होने की वजह से घुमा फिरा कर फिर अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट को अबेंडेंट कर देते हैं और उन्हें चीट करके किसी कार्मिक के साथ अपना कनेक्शन बना लेते हैं और उसी गलती को दोहराते हैं जो उनकी फैमिली में सदियों से, सालों से हर कोई करता आ रहा था। उसी गलती को रिपीट करते हैं कि अपने डिवाइन लव के ऊपर किसी कार्मिक को चूज़ कर लेते हैं। इस फैमिली के डिवाइन सोल की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने दिल की आवाज़ सुने, वो अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुने। मगर क्योंकि उनके लाइफ पार्टनर का इंतखाब करने से कबल उन्होंने अपना हीलिंग वर्क नहीं किया होता, उन्होंने अपनी सोल को प्योर नहीं किया होता, वो भी अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स की तरह थर्ड डायमेंशनल लाइफ गुजार रहे होते हैं। अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स की तरह उनके अंदर भी जेजिबल स्पिरिट वर्क कर रही होती है, यानी जेजिबल स्पिरिट यानी उनके अंदर भी लस्टफुल एनर्जी काम कर रही होती है अपने दूसरे रिश्तेदारों की तरह। इसी वजह से वो अपने अदर डिवाइन काउंटर पार्ट को छोड़कर जिस कार्मिक को चूज़ करता है या करती है तो उसके अंदर भी जेजिबल स्पिरिट होती है, यानी लस्टफुल एनर्जी होती है। वो दोनों एक दूसरे को लस्ट से कंट्रोल करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ लस्ट से अट्रैक्ट करते हैं। ये जेजिबल एनर्जी इस डिवाइन सोल को अपनी फैमिली से विरसे में मिली होती है, इसी वजह से उसकी डिवाइन एनर्जी सोई हुई होती है और उसकी जो लस्टफुल एनर्जी होती है वो उसके ऊपर हावी होती है। इसी वजह से वो अपने रियल पार्टनर को छोड़कर कार्मिक को चुन लेते हैं और ये कार्मिक एनर्जी उनकी ज़िंदगी में एंटर होने के बाद उनकी डिवाइन एनर्जी की जगह उनके अंदर की जेजिबल स्पिरिट यानी उनके अंदर की लस्टफुल एनर्जी को, उनकी ग्रीडी एनर्जी को ज़िंदा रखती है और इस डिवाइन सोल की जो डिवाइन एनर्जी होती है उसको डिवाइन नहीं रहने देती। अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें लाइफ में 2-3 बार ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने रियल डिवाइन लव को चुने, मगर वो अपनी इंट्यूशन की, अपने दिल की आवाज़ को ना सुन के उस अपॉर्चुनिटी को
उस डिवाइन अपॉर्चुनिटी को, डिवाइन की तरफ से मिलने वाली अपॉर्चुनिटी को वो मिस कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, या वो कर देती है अगर वो डिवाइन फेमिनाइन होती है तो। ये उनकी रियल ट्विन फ्लेम को और पूरा टाइम ये लोग अपने रियल ट्विन फ्लेम को फॉल्स ट्विन फ्लेम कहते रहते हैं, और अपने कार्मिक पार्टनर को पूरा टाइम ट्रू ट्विन फ्लेम समझ के ज़िंदगी गुजार देते हैं। हालांकि दोनों ही, वो जो डिवाइन सोल थी और उस डिवाइन सोल ने जिस कार्मिक को चुन लिया था, वो दोनों ही एक दूसरे के लिए टॉक्सिक होते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं, मेंटली अब्यूज़ करते हैं, फिज़िकली वर्बली अब्यूज़ करते हैं। फिर दोनों ही एक दूसरे के सामने ख़ुद को विक्टिम भी शो करते हैं। असल में उन दोनों को अंदर ही अंदर ये मालूम होता है कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए फॉल्स हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के फॉल्स ट्विन फ्लेम हैं, और उन दोनों का ट्रू ट्विन फ्लेम कहीं और है। उन्हें ये बात मालूम होती है अंदर ही अंदर, लेकिन उसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। इनफैक्ट होता क्या है कि इनफैक्ट दोनों ही दरअसल एक दूसरे को कर्मा दे रहे होते हैं। कर्मा अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को चीट करने का कर्मा दोनों एक दूसरे को दे रहे होते हैं। यानी गाइस, एक ऐसी फैमिली जो अपने बुरे एंसेस्टर्स के अटैक में होती है, या जिस फैमिली पर एंसेस्ट्रल कर्ज होता है, उस फैमिली के अफराद अपने लिए अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते वक्त हमेशा अपने रियल ट्विन फ्लेम को छोड़कर किसी कार्मिक को चूज़ कर लेते हैं। यानी ये लोग इनफैक्ट अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न को ही फॉलो कर रहे होते हैं दरअसल अपनी लाइफ में। यानी अपने लिए डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन को छोड़कर ये लोग अपने लिए अपने एंसेस्टर की तरह कार्मिक मस्कुलिन और कार्मिक फेमिनिन को चूज़ कर लेते हैं। यानी उसी टॉक्सिक एनर्जी को चूज़ कर लेते हैं जो उनकी मदर, फादर या ग्रैंड पेरेंट्स की, या उनके सिबलिंग्स की, या उनके रिलेटिव्स की टॉक्सिक एनर्जी होती है। वैसी ही एनर्जी के लोगों को ये लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए चुन लेते हैं और अपने डिवाइन पार्टनर को छोड़ देते हैं। ऐसा करने पर वो इस दुनिया में भी उसकी सज़ा काटेंगे और आखिरत में तो उनको उसकी सज़ा मिलेगी। अब गाइज़, अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप भी अपने बुरे एंसेस्टर्स की तरह किसी कार्मिक से शादी करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद करना चाहते हैं, या फिर आप अपने ट्विन के साथ रीयूनाइट करके हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहते हैं और मरने के बाद उसी जन्नत में वापस जाना चाहते हैं जिस जन्नत से आप दोनों ट्विन्स को ह्यूमन बॉडी में अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इनकारनेट किया था। और अगर आप वाकई अपने ट्विन को चुनते हैं इस लाइफ में, तो समझ लें कि अल्लाह भी आपका, मोहम्मद और आले मोहम्मद भी आपके, और जन्नत भी आपकी। गाइज़, अब मैं बात करूँगी दूसरे पॉइंट की बात करूँगी, कर्ज ऑफ बॉन्डेज एंड स्लेवरी। कर्ज ऑफ बॉन्डेज एंड स्लेवरी क्या होता है? गाइस, जब कर्ज पूरी फैमिली पर हो या फैमिली के कुछ अफराद पर हो, तो वो लोग कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। ऐसे वो लोग कभी अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। अगर कभी अपना कोई कारोबार या छोटा मोटा बिज़नेस करना भी चाहते होंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता होगा। ऐसे लोग हमेशा दूसरों के अंडर में रहकर काम करते होंगे। इट्स लाइक कि वो हमेशा इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट रहेंगे ऐसे लोग। इट्स लाइक ऐसे लोग अपनी ख़ुद की कोई आइडेंटिटी नहीं बना पाएंगे। कोई कितना ही चाहे कि उनकी हेल्प करे कि भाई आप अपना ख़ुद का कोई काम शुरू कर दें बजाय दूसरों की ग़ुलामी करने के, मगर फिर घूम फिर कर ख़ुद को वो लोग ऐसे कामों में, ऐसी जॉब में फंसा लेंगे कि जहां उन्हें दूसरों की ग़ुलामी करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं कर्ज ऑफ
बॉन्डेज एंड कर्ज ऑफ स्लेवरी। समटाइम्स गाइस ऐसा होता है कि अचानक से किसी इंसिडेंट की वजह से घर के किसी फ़र्द का अरेस्ट हो जाना मीन्स कि क्राइम किसी और ने किया मगर अरेस्ट आपकी फैमिली का मेंबर हो गया। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कर्ज ऑफ बॉन्डेज एंड स्लेवरी। अब गाइस मैं बात करूँगी नेक्स्ट पॉइंट की, कर्ज ऑफ नो एम्बिशन ऑफ लाइफ। गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पूरी लाइफ समझ ही नहीं आता कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। उनका कोई एम ऑफ लाइफ नहीं होता, उनका कोई एम्बिशन नहीं होता, उन्होंने अपनी लाइफ का कोई गोल सेट नहीं किया होता। बस यूज़लेस और पर्पसलेस ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो थोड़े टाइम किसी काम को किया तो थोड़े टाइम के बाद किसी दूसरी जॉब को ज्वाइन कर लिया, फिर कुछ अरसे बाद उस काम से भी बेजार हो गए तो उसको छोड़कर किसी दूसरे काम में चले गए। ऐसे लोग पूरी लाइफ इस बात का तयन ही नहीं कर पाते कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। अगर वो चाहें कि उन्हें कहीं से हेल्प मिले तो उन्हें हेल्प नहीं मिलेगी और वो खुद से कभी अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। हमेशा डिसीजन अपनी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे ऐसे लोग। अब वो फिज़िकली, इमोशनली और मेंटली वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा कि कोई दूसरा उनकी लाइफ का कंट्रोल संभाले, कोई दूसरा उनकी लाइफ का डिसीजन ले। और अगर करियर की बात की जाए तो आप अपना तो ऐसे लोग जिन पर फैमिली कर्ज होता है तो वो अपना करियर चूज़ करते वक्त मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज्ड होंगे। ऐसे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मुझे कौन से करियर में जाना है, मुझे किस फील्ड को चुनना चाहिए। ऐसे लोग अपने करियर को लेकर टोटली कंफ्यूज रहते होंगे और इसी कंफ्यूजन में अपने लिए किसी रॉन्ग पाथ को चुन लेते होंगे ऐसे लोग और किसी गलत डायरेक्शन में चले जाते होंगे। इस कंफ्यूजन में आप एक ऐसे करियर को चूज़ कर लेंगे जो आपकी डेस्टिनी में था ही नहीं, जिस काम को करने में आपकी सोल सेटिस्फेक्शन आपको सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ऐसे करियर को आप चूज़ कर लेंगे, ऐसी जॉब को आप चूज़ कर लेंगे। आपको उस जॉब में रहकर मज़ा नहीं आएगा, बस बहालत मजबूरी आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि ज़िंदगी गुजारना है और ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो जॉब करनी ही है। या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लाइफ में भी आपकी कोई परमानेंट जॉब, पूरी लाइफ में कोई परमानेंट जॉब ही नहीं लग पाएगी कभी और पूरी लाइफ आपकी ऐसी ही गुजर जाएगी। किसी एक जगह पर रुककर पूरी तवज्जो के साथ आप किसी एक जॉब को कर ही नहीं पाएंगे। यानी एक जॉब लगती है तो किसी वजह से वो थोड़े टाइम बाद वो जॉब चली जाती है, फिर आप किसी दूसरी जॉब में चले जाते हैं तो वहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल क्रिएट हो जाती है कि थोड़े टाइम के बाद वो जॉब भी आपके हाथ से चली जाती है। किसी रीज़न की वजह से आपको वो जॉब भी छोड़नी पड़ती है और पूरा लाइफ साइकिल ऐसे ही चलता रहता है और मुस्तकिल तौर पर किसी एक जगह टिक कर आप कोई जॉब कर ही नहीं पाते और ऐसे में ऐसे शख्स के पास पैसा भी कभी जमा नहीं हो पाता और पूरी ज़िंदगी उसकी गुर्बत, अफलास और हसरत और यास और महरूमियों में ही गुजर जाती है ऐसे शख्स की पूरी ज़िंदगी। गाइस अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँगी, कर्ज ऑफ पॉवर्टी। गाइस देयर इज़ an old saying that if you are born in a poor family, it is not your fault, but if you die poor, it is your fault। कि अगर गाइस आप एक गरीब फैमिली में पैदा होते हैं तो ये आपका कसूर नहीं है, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें पूरा का पूरा कसूर आपका है। क्यों?
क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर ख़ुद को बिल्ड करने की सलाहियत रखी है। बट गाइस, शैतान और आपके बुरे एंसेस्टर्स पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि आप दुनिया में भी गरीब रहें और दुनिया से जाएं तो भी आप गरीब ही जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान में एबिलिटी रखी है ख़ुद को बिल्ड करने की। अल्लाह ताला ने हर इंसान में ख़ुद को डेवलप करने की एबिलिटी रखी है। बट अगर किसी फ़र्द पर या उसकी इंटायर फैमिली पर एंसेस्ट्रल कर्ज है या वो अपने बुरे एंसेस्टर्स के अटैक में आती है वो फैमिली और वो लोग, तो लाख कोशिश करने के बाद भी वो पॉवर्टी माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाएगी कभी वो फैमिली। और ऐसे लोग अगर पूरा साल मेहनत करके कमाते भी होंगे तो वो पैसा जमा नहीं कर पाते होंगे, या तो वो पैसा किसी सर्कुलर डेट की वजह से निकल जाएगा, या फिर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होंगे उस फैमिली के कि वो पैसा जमा नहीं कर पाएंगे कभी भी। और एट द एंड ऑफ द मंथ फिर वही खाली हाथ बैठी है पूरी फैमिली। वो लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं गाइस, वो इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। वो लोग वेल एजुकेटेड होते हैं, बट वो ना तो कोई काम पकड़ के रख सकते हैं, ना तो वो किसी जॉब को पकड़ के रख सकते हैं, और ना ही वो कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, और ना ही किसी जॉब को वो कंटिन्यूटी के साथ कर सकते हैं। एक जॉब कर रहे होते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो जॉब किसी वजह से चली जाती है, फिर दूसरी जॉब में चले जाएंगे। जब तक गाइस एंसेस्ट्रल कर्ज का असर आप पर या आपकी फैमिली पर रहता है तो उस वक्त तक यूं ही फैमिली इसी डेंजरस सिचुएशन से गुजरती रहेगी, इंटायर फैमिली। गाइस, अगर आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास पैसा रुकता नहीं है, आपको किसी भी तरीके से आपको मॉनेटरी गेन नहीं हो पा रहा है, या आप पैसा कमाने के लिए जितनी मेहनत करते हैं उसका उतना फल आपको मिलता नहीं है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि मेहनत आप करते हैं मगर उसका रिवॉर्ड किसी और को मिल जाता है। फॉर इंस्टेंस, आप जिस जगह काम करते हैं वहाँ जब कभी भी आपको कोई पेयर वर्क या ग्रुप वर्क दिया जाता है तो उस ग्रुप या पेयर में सारी एफर्ट्स आपकी होंगी, सारा हार्ड वर्क आपने किया होगा, मगर वाह किसी और की हो जाएगी, मगर स्टेज पर किसी और का नाम ले लिया जाएगा, मगर तालियां किसी और के लिए बजा दी जाएंगी, मगर एप्रिसिएशन किसी और को मिल जाएगी। ये सब आपके साथ आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, और अगर आप स्टूडेंट हैं गाइस तो आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी आपके साथ ऐसा ही होता होगा। और अगर आप कोई पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पर भी आपके साथ ऐसी ही पार्शलिटी, इनजस्टिस या फिर ऐसा ही डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा आपको उस जगह पर जहाँ आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं। गाइस, अगर आप पूरे तरीके से अपने फादर की इनकम पर डिपेंडेंट हैं, या आप अपने फादर या अपने एंसेस्टर्स की छोड़ी हुई इनहेरिटेंस पर, उनकी बनाई हुई प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट हैं, आप अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे हैं, आप अपना कोई बिज़नेस नहीं चला पा रहे हैं, यानी आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, मींस कि आप ख़ुद अपने कदमों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है, इसका मेन रीज़न गाइस यही है कि आपके बैड पास्ड ऑन एंसेस्टर्स स्पिरिचुअल रेम से आपके ऊपर आपकी मॉनेटरी गेन को चुरा रहे हैं, आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं स्पिरिचुअल रेम से। गाइस, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगी, कर्ज ऑफ फेयर।
गाइस, जो फैमिलीज़ एंसेस्ट्रल कर्स से या बैड एंसेस्ट्रल अटैक से अफेक्टेड होती हैं, ऐसी फैमिली के मेंबर्स में एक किस्म का कर्ज ऑफ फेयर ट्रांसफ़र होता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन होता है ये। अगर आपके पास डॉन रिलेटिव्स के साथ किसी ने कुछ बुरा किया या ख़ुद उनके साथ कोई खौफनाक हादसा पेश आ गया, तो उस हादसे का जो पेन था, उस हादसे का जो खौफ था, वो उनके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और फिर उसके डीएनए के थ्रू उसकी ब्लड लाइन के जितने भी लोग जुड़े हुए होंगे उसकी ब्लड लाइन के साथ, उनमें भी ये फेयर ट्रांसफ़र हो जाएगा उनकी ब्लड लाइन के थ्रू। लिहाजा ऐसी फैमिली के अफराद जब भी उस हादसे से मिलती जुलती फेयरफुल या टेरेबल सिचुएशन को देखते होंगे, तो उनके अंदर छुपा हुआ फेयर सरफेस हो जाता होगा, यानी वो बैड सिचुएशन उनके अंदर के फेयर को ट्रिगर करेगी और वो अंदर छुपा हुआ फेयर उस मौके पर निकल कर बाहर आ जाएगा। बाज़ सूरतों में ऐसा भी होता है गाइस कि जब किसी को अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, तो उस डिसीजन की तरफ उसके अंदर लीप ऑफ फेथ लेने की करेज नहीं होती। वो बोल्डली वो डिसीजन नहीं ले पाता, बल्कि उसमें उसके अंदर का जो खौफ होता है वो सरफेस हो जाता है और वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है ऐसा शख्स। फिर ऐसे में वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा सोचता है, जबकि उस फैसले के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर उसकी नज़र ही नहीं हो जाती या बहुत कम नज़र जाती है। वो सोचता है कि वो ये जो काम करने जा रहा है वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके रिज़ल्ट मेरे हक़ में या सबके हक़ में निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और इसी कन्फ्यूजन में वो राइट पाथ को चूज़ करने के बजाय रॉन्ग पाथ को चूज़ कर लेता है। गाइस, अब मैं बात करूँगी कर्ज ऑफ हेरिडिटी डिजीज़ यानी मौरूसी बीमारियों का कर्ज। अगर गाइस कोई फैमिली एंसेस्ट्रल कर्ज या एंसेस्ट्रल अटैक में आती है, तो उस फैमिली के अफराद को एक एज लिमिट के बाद कोई पर्टिकुलर बीमारी हो जाना या कोई फिज़िकल जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाना जो उनके फैमिली लीनेज में कई दहाइयों से या कई सदियों से चली आ रही हो बीमारियां। जैसा कि अक्सर देखा गया है कि फैमिली के हर दूसरे तीसरे फ़र्द को डायबिटीज़ हो जाती है, माइग्रेन की शिकायत होती है अक्सर लोगों को, या ब्लड प्रेशर लो होने या हाई होने की प्रॉब्लम होती हैं बाज़ लोगों को, और कैंसर की बीमारी जैसी बीमारियां हो जाती हैं बाज़ लोगों को। गाइस, अब मैं बात करूंगी कर्ज ऑफ इनफर्टिलिटी यानी बांझपन। ऐसी फैमिलीज़ में मोस्टली ये देखा गया है जो एंसेस्ट्रल कर्ज से अफेक्टेड फैमिलीज़ होती हैं गाइस, उनमें मोस्टली ये देखा गया है कि पूरे फैमिली ट्री में किसी ना किसी फ़र्द को इनफर्टिलिटी से जुड़े इशू रहते होंगे, अब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यानी ऐसी फैमिलीज़ को प्रेगनेंसी से रेलिवेंट प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। फैमिली में इनफर्टिलिटी का इशू होता है जिससे जनरेशन आगे ना बढ़े। गर्ल्स को उनके पीरियोडिक साइकिल में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, लाइक पेट में दर्द होना, बॉडी पेन होना, जॉइंट पेन होना, क्लॉटिंग होना, इन्फेक्शन होना, मीन्स ड्यूरिंग पीरियड कॉन्स्टेंटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज़ को फेस करना पड़ सकता है गर्ल्स को, अगर वो फैमिली कर्ज उन पर है तो। बेबी कंसीव करने के कुछ महीने के बाद ही ऐसी फैमिलीज़ में मिसकैरेज हो जाना ख़वातीन का, या ऑटोमेटिकली ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाना कि अबॉर्शन कराना पड़ जाए।
और ऐसा एक बार नहीं होता, कई बार होता है या फिर बार बार भी हो सकता है। या अगर बच्चे पैदा होते भी हैं ऐसी फैमिलीज़ में जो कर्ज से अफेक्टेड फैमिलीज़ होती हैं, तो कोई एक बच्चा ज़रूर हैंडीकैप्ड होगा या डिसेबल होगा या फिर एबनॉर्मल बच्चा पैदा होता होगा ऐसी फैमिलीज़ में। और आपकी एंटायर फैमिली ट्री में यही सूरत हाल देखने को मिलेगी। हर जनरेशन में हर जनरेशन में अराउंड 2 से 3 बच्चे एंटायर फैमिली ट्री में ज़रूर ऐसे पैदा होते होंगे जो एबनॉर्मल होते होंगे या डिसेबल होते होंगे। लेकिन बाज़ फैमिलीज़ में गाइस ये भी देखा गया कि सारे के सारे बच्चे ही डिसेबल या हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं। ये सब कुछ गाइस एंसेस्ट्रल कर्ज या एंसेस्ट्रल अटैक की वजह से कि या तो औलाद हो या तो ऐसी फैमिलीज़ में औलाद नहीं हो रही होती होगी, या अगर औलाद होती होगी तो आपके बच्चे आपके साथ डिसओबीडियंट होंगे, डिसलॉयल होंगे, डिसऑनेस्ट होंगे, आपको डिसरेस्पेक्ट करते होंगे। जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो वैसे नहीं होंगे आपके बच्चे, बल्कि आपकी सोच से बिल्कुल अगेंस्ट होंगे आपके बच्चे। यानी वो आपके लिए आपके बच्चे कार्मिक चिल्ड्रन हैं। और ये सब गाइस जनरेशनल कर्ज या एंसेस्ट्रल अटैक की वजह से होता है कि आपके बच्चे आपके लिए कार्मिक बन जाते हैं। अब गाइस अब मैं बात करूँगी नेक्स्ट पॉइंट की, फैमिली में यूनिटी ना होना। गाइस अगर आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्ज है या अगर आपकी फैमिली बैड एंसेस्ट्रल अटैक के अंडर में आती है, तो एक टाइम के बाद फैमिली के तमाम अफराद अलग अलग हो जाते होंगे। आप अपनी इंटायर फैमिली ट्री को देखें, यानी अपने मदर साइड रिलेटिव्स को देखें, अपने फादर साइड रिलेटिव्स को देखें कि जब बच्चे बड़े हो जाते होंगे तो और उनकी शादियां हो जाती होंगी, तो वो ऑल्दो पेरेंट्स तमाम बच्चों को एक ही छत के नीचे मिलकर रखने पर आमादा ज़ोर देते होंगे कि उनके बच्चे एक ही छत के नीचे रहें। और घर भी इतना बड़ा होगा, घर में भी इतनी गुंजाइश होगी कि सब बच्चे मिलजुल कर वहाँ रह सकते हैं। मगर होता इसके बरक्स होता होगा क्या कि जैसे ही बच्चों की शादियाँ होती होंगी, बच्चे जॉइंट फैमिली को छोड़कर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में चले जाते होंगे और वो एक दूसरे से इसलिए डिटैच हो जाते होंगे क्योंकि वो एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर पाते। घर में हर वक्त पेरेंट्स और स्पाउस और चिल्ड्रन के दरमियान और आपस में सिबलिंग्स के दरमियान या फिर सास बहू और नंद भाभी और देवर जेठ के दरमियान और उनके बच्चों के दरमियान लड़ाई झगड़ा गाली गलौज हाथापाई मारपीट जैसी सूरत हाल रहती होगी। यानी घर के अफराद के दरमियान लैक ऑफ पेशेंस या इनटॉलरेंस होगा और वो एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते होंगे और एक दूसरे को मौरूद इल्ज़ाम ठहराते होंगे हर काम के लिए, यानी ब्लेमिंग ईच अदर। इट्स लाइक फैमिली के अफराद के दरमियान एक डिसबैलेंस हमेशा बरकरार रहेगा एक किस्म का। इट्स लाइक आपकी फैमिली पर एंसेस्ट्रल कर्ज या फिर आपकी फैमिली पर एंसेस्ट्रल अटैक में अगर आती है आपकी फैमिली, तो आपके एंटायर फैमिली लीनेज में एक वक्त के बाद स्पाउस के दरमियान सेपरेशन हो जाता होगा और अक्सर डिवोर्स हो जाती होगी। और अगर डिवोर्स या सेपरेशन नहीं भी होता होगा तो दोनों ही स्पाउस के दरमियान डोमेस्टिक वायलेंस की सूरत हाल हमेशा लगी रहती होगी। दोनों स्पाउस, उनके चिल्ड्रन और उन सिबलिंग्स के दरमियान कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा। उनके दरमियान छोटी छोटी बातों पर लेकर लड़ाई झगड़ा फसाद बिगाड़ जैसा माहौल हमेशा बना रहेगा। ऐसी फैमिलीज़ पर ऐसा कर्ज है कि ये फैमिली कभी भी एक छत के नीचे सुकून से और प्यार से नहीं रह पाएगी। गाइस फैमिली में छोटे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते होंगे। अगर जिस फैमिलीज़ पर एंसेस्ट्रल कर्ज होता है वहाँ उन फैमिलीज़ में छोटे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते, बड़े छोटों की इज़्ज़त नहीं करते। फैमिलीज़ में कई सेंचुरी से ऐसा पैटर्न चला आ रहा होगा कि मेल हजरात
यंग एज में ही जॉब छोड़कर घर बैठ जाते होंगे और कह देते होंगे कि बस अब मुझसे मज़ीद नौकरी नहीं होती है, चाहे वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना कर रहे हों, तो वो गवर्नमेंट जॉब को भी छोड़कर बैठ जाते हैं। फिर घर की ख़वातीन जो हैं वो अपने शौहरों को और अपने बच्चों की तमाम तर ज़िम्मेदारी का भार घर की ख़वातीन अपने कंधों पर ले लेती हैं और वो काम करती हैं। गाइस, ऐसी फैमिलीज़ में कई सेंचुरीज से ये पैटर्न भी चला आ रहा होगा कि घर की ख़वातीन की शादी जिन मर्दों के साथ या जिन घरानों में होती होगी, वो लोग एक तो जुल्म करने वाले होंगे, दूसरा वो ख़ुद जादू को या ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करते होंगे या फिर ब्लैक मैजिक करवाने वाले आमिलों से घर की बहुओं और दामादों और उनकी फैमिलीज़ पर जादू करवाते होंगे। गाइस, कर्ज से अफेक्टेड फैमिलीज़ में ऐसा भी देखा गया है कि इन फैमिलीज़ के चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, इनकी शादी ना तो शरीफ और आला और एजुकेटेड फैमिलीज़ में हो पाती हैं और ना ही शादी शरीफ तरीके से हो पाती है। यानी ऐसी फैमिलीज़ के जो लड़के लड़कियां या वो या तो कोर्ट मैरिज कर लेते होंगे या वो लव मैरिज कर लेते होंगे। गाइस, जनरेशनल कर्ज से अफेक्टेड फैमिलीज़ में ये भी देखा गया है कि तमाम बहन भाई अपने दिलों में एक दूसरे के लिए, यानी तमाम सिबलिंग्स अपने दिलों में एक दूसरे के लिए नेगेटिव इमोशंस रखते होंगे, यानी उनके दिलों में एक दूसरे के लिए हसद, बुग़्ज़, कीना, कुदूरत, अदावत, नफ़रत और दुश्मनी के जज्बात हमेशा रहते होंगे एक दूसरे के लिए। गाइस, ऐसी फैमिलीज़ में अक्सर ये पैटर्न भी नोटिस किया गया है कि ऐसी फैमिलीज़ के अफराद का मिलना जुलना, उठना बैठना जिन लोगों के साथ होगा, अब चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों, नेबर्स हों, उनके रिलेटिव्स हों, उनके ऑफिस कलीग्स हों या उनके कोवर्कर्स हों या उनके क्लासमेट्स हों, इन लोगों में से जो उनके घर का नमक खा लेता होगा वही शख्स पहले उनका दुश्मन बनता होगा, फिर उन पर उस दुश्मनी में ब्लैक मैजिक करवा देता होगा। ये ऐसी फैमिलीज़ में इस तरह के पैटर्न भी देखे जाते हैं जो कर्ज से अफेक्टेड होती हैं। तो ये होता है गाइस एंसेस्ट्रल कर्ज या जनरेशनल कर्ज और इसका अफेक्ट, और ये सारे अफेक्ट्स जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं और उस वक्त तक जब तक कि आप ख़ुद या आपके फैमिली मेम्बर्स इन कर्ज को हील ना कर ले या फिर सदियों बाद अल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली में कोई ट्विन फ्लेम या कोई स्टार सीड पैदा ना कर दे जो इन तमाम कर्ज को, इन तमाम इश्यूज़ को हील करे फॉर एवर के लिए। तो गाइज़, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।